नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड के यूट्यूब क्लास में। मैं शुभम सिंह एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा और मानक समय और स्थानीय समय पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले इसके पहले वाली क्लास जो है देशांतर रेखा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वह बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप वहाँ से समझेंगे। फिर उसके बाद जो उसका आगे का रूप है उसमें आपको समझने के लिए देशांतर रेखा को समझना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप पहले देशांतर रेखा वाली क्लास को देख लीजिएगा, फिर इसको देखेंगे आज वाली क्लास को, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 180 अंश देशांतर रेखा की लगभग साथ साथ खींची गई है। 180 अंश जो देशांतर रेखा है उसको तो हम नहीं बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा, लेकिन लगभग उसके साथ साथ खींची गई है स्थल खंडों को छोड़ते हुए। असल में आपको बता दें कि पूरी दुनिया में एक ही समय में एक डेट नहीं होता है। आपको लग रहा होगा, जिनको जानकारी नहीं है उनको लगता होगा कि यदि आज 3 जून है 2021 का भारत में, तो क्या सभी देशों में 3 जून होगा? ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों में एक ही समय पर एक डेट नहीं होता है, एक दिन के आगे पीछे होता है, ठीक है। कैसे कहाँ पे क्या होता है उसको आज हम समझाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा। वह 180 अंश देशांतर रेखा के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए खींची गई है। स्थल खंडों को छोड़ा क्यों गया है? 180 अंश देशांतर रेखा को आप जानते होंगे, उसी के लगभग साथ साथ जो स्थल खंड हैं, जो देश हैं जहाँ पे मानव निवास करते हैं, उसको छोड़ते हुए थोड़ा सा घुमा करके टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची गई है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा। असल में बात क्या है कि इस रेखा के पश्चिम दिशा में एक दिन आगे होता है और पूर्व दिशा में एक दिन पीछे होता है। आप कल्पना कीजिए, अगर मैं हूँ अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा, तो मेरे पश्चिम दिशा में अगर सोमवार है तो पूर्व की दिशा में होगा रविवार। यदि मेरे पूर्व की दिशा में है रविवार तो इधर होगा सोमवार, एक दिन आगे होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा का महत्व क्या है। पश्चिम दिशा में एक दिन आगे होता है, पूर्व की दिशा में एक दिन पीछे होता है। अगर कोई समुद्री यात्री है या कोई भी किसी प्रकार के यात्री है, अगर वो यात्रा कर रहा है तो अपनी यात्रा के दौरान यदि वो 180 देशांतर रेखा को अगर क्रॉस करता है, पूर्व की दिशा से यात्रा करते हुए यदि वो पश्चिम दिशा में क्रॉस जाता है, प्रवेश करता है, तो वह एक दिन प्लस में रहेगा। और यदि वह पश्चिम दिशा से यात्रा करते हुए पूर्व की दिशा में प्रवेश करता है तो फिर वह एक दिन माइनस हो जाता है। यदि आप कल्पना कीजिएगा, कोई व्यक्ति है वह पूर्व की दिशा से आ रहा है और जहाँ 180 देशांतर रेखा के जस्ट पहले रविवार है, तो फिर जैसे वो क्रॉस करेगा रेखा को वो हो जाएगा सोमवार, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा एक दिन का अंतर ये क्यों होता है? क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है, इस कारण अलग अलग जगहों पर समय भी अलग अलग होता है। आपको मैंने बताया हुआ पिछली क्लास के माध्यम से कि 0 अंश रेखा एक है देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा है, उसके पूर्व की दिशा में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय बढ़ जाता है, आगे होता है, और पश्चिम दिशा में जाने पर 4 मिनट समय घट जाता है प्रत्येक देशांतर पर। 180 देशांतर रेखा के पश्चिम दिशा में यदि सोमवार है तो 180 देशांतर रेखा के पूर्व की दिशा में जो होता है रविवार होता है। 180 देशांतर रेखा के साथ साथ खींची गई यह रेखा है, लेकिन यदि आप मान रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट 180 देशांतर रेखा ही अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा है, तो ऐसा नहीं है। 180 देशांतर रेखा सीधी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा जो है वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसा क्यों किया गया है? अगर मान लीजिए किसी देश के बीचों बीच से गुजर जाए यह रेखा, यदि कल्पना कीजिए अगर अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा किसी देश के बीचों बीच से गुजरे तो वहाँ पे एक ही देश में 2 डेट होगा। इस दिक्कत को देखते हुए यह कॉन्सेप्ट लाया गया कि इस रेखा को ऐसे मोड़ें हम कि किसी भी देश से किसी भी स्थलखंड को यह क्रॉस न करे, किसी भी स्थलखंड में यह प्रवेश न करे, इसलिए इसको कई जगहों पर मोड़ा गया है। चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ रहा है कि क्या होता है, कैसे क्या चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा, तो आप बता सकते हैं कि प्रधान या उत्तर या 180 देशांतर रेखा के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा। चलिए उस रेखा को हम दिखाते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर इस रेखा को मोड़ा गया है, ठीक।
तो यदि मान लीजिए यह 180 देशांतर रेखा है तो इसी के लगभग साथ साथ खींची गई है, एकदम सेम यही नहीं है लेकिन उसके जस्ट एकदम साथ साथ खींची गई एक रेखा, इसको हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह रेखा। तो एक जगह है जो है उत्तरी गोलार्ध में साइबेरिया। अब साइबेरिया से अगर ऐसे ये आती तो साइबेरिया 2 भाग में विभाजित हो जाता, तो एक ही स्थलखंड में 2 डेट होता। इस दिक्कत को हटाने के लिए एक प्रयास किया गया। तो चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहाँ कहाँ पे मोड़ा गया है। उत्तरी गोलार्ध में साइबेरिया को अलग होने से बचाने के लिए और अलास्का को और साइबेरिया को अलग अलग रखने के लिए इस रेखा को 75 अंश उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की दिशा में मोड़ दिया गया है। मोड़ा इसलिए गया है क्योंकि साइबेरिया 2 भाग में न बट जाए, ऐसा न हो कि साइबेरिया एक ही स्थलखंड पर 2 डेट होने लगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको 75 अंश उत्तरी अक्षांश के पास मोड़ दिया गया है पूर्व की दिशा में। फिर इसको बेरिंग सागर में 60 अंश उत्तरी अक्षांश पर मोड़ दिया गया है पश्चिम दिशा में। फिर इस रेखा को 15 अंश दक्षिणी अक्षांश पर पूर्व की दिशा में मोड़ा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि न्यूजीलैंड और एक फिजी द्वीप समूह है, ये दोनों अलग अलग यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इसलिए इनको एक साथ रख दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये इधर पश्चिम दिशा में न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह है, दोनों स्थलखंड एक साथ रहें, और इधर प्रशांत महासागर है, इसलिए इसको जोड़ दिया गया इस प्रकार से कि विभाजित ना हो। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग ध्यान में, कभी अगर डीपली प्रश्न पूछेगा तो पूछ भी सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की दिशा में कौन से अक्षांश पर मोड़ा गया है, तो आप बताइएगा 75 अंश उत्तरी अक्षांश। यदि आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को दक्षिणी गोलार्ध में कौन से जगह पर मोड़ा गया है, तो आप बता सकते हैं कि 15 अंश दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है। इस रेखा को मोड़ा क्यों गया है, यह सीधी सीधी क्यों नहीं खींची गई? इसलिए नहीं खींची गई क्योंकि अगर यह रेखा किसी देश से गुजर जाती तो उस देश में ही एक ही समय पर 2 डेट होता। इस लाइन के इधर दूसरा डेट होता, इस लाइन के इधर दूसरा डेट होता। यह दिक्कत हमें ना हो इसलिए हम ऐसा किए हैं कि यह रेखा किसी स्थलखंड से न गुजरे बल्कि महासागरों से ही गुजर जाए। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि समझिए कि जो ये रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और इधर कोई यात्री है, इधर कोई यात्री है, यह यात्रा करते हुए इधर आ रहा है। अगर यहाँ पे है रविवार है इधर, तो यह यात्रा करते हुए जैसे इस रेखा को यहाँ क्रॉस करेगा वैसे यहाँ पे हो जाएगा सोमवार, और यदि यहाँ पे सोमवार है, जैसे इसको क्रॉस करेगा वैसे यहाँ पे हो जाएगा रविवार। मतलब इस रेखा के इधर ही जस्ट एकदम अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है। पश्चिम में जाने पर यह पश्चिम है, पश्चिम में जाने पर एक दिन प्लस हो जाता है और पूर्व में जाने पर एक दिन माइनस हो जाता है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं कि स्थानीय समय क्या होता है, लोकल टाइम क्या होता है। आप लोग कभी सुने होंगे अपने दादाजी के द्वारा, दादी जी के द्वारा कि पहले के समय में जब घड़ी नहीं होती थी तो गांव कस्बे के लोग, किसान लोग देख लेते थे, सूर्य की स्थिति को देख करके बताते थे कि समय लगभग कितना हो रहा है। जब उनके एकदम लगभग सिर पे चमकने लगता था सूर्य, एकदम परछाई नहीं बनती थी, परछाई में से हालांकि ऐसी स्थिति नहीं होती, परछाई न बने, थोड़ी बहुत जरूर बनेगी। ठीक है, परछाई कहाँ नहीं बनती है वो भी मैंने बताया पिछली वीडियो में, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गांव कस्बे के लोग जब घड़ी नहीं थी, जब इतना अत्याधुनिक ज़माना नहीं था, तो क्या होता था कि लोग सूर्य की स्थिति को देखते थे और ज्ञात कर पाते थे खुद ही कि अभी समय लगभग कितना हो रहा है, लगभग कितना समय हो रहा है। तो जब सूर्य पूर्व की दिशा में होता था तो लोग मानते थे सुबह है। जैसे जैसे सूर्य की स्थिति बदलती थी, एकदम जब सीधे जाता था तो लगता था 12 बज गया है, और जब वह पश्चिम की दिशा में गुजर जाता था, प्रवेश कर जाता था, तो मानते थे कि अभी जो है 12 बजे से ज़्यादा समय हो रहा है, और जब एकदम अस्त होने वाला था तो उसकी स्थिति अलग से हो जाती थी। ठीक है, तो सूर्य की स्थिति से जो हम समय ज्ञात करते थे पहले के ज़माने में, वह था स्थानीय समय। यह पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकलित जो समय होता है वह स्थानीय समय होता है। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि भारत में ही अलग अलग जगहों पर स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के घूमने के क्रम में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है
वह भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि वह सबसे पूर्व की दिशा में है। और सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो गुजरात में होता है, क्योंकि वो सबसे पश्चिम में है। तो इन दो राज्यों के बीच में करीब 2 घंटे का अंतर होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय हो गया है तो गुजरात में कम से कम होगा 8 बजे सूर्योदय होगा। 2 घंटे का अंतर होता है। तो आप बताइए, जब 2 घंटे का अंतर होता है तो अगर सरकारी, जैसे मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट है, इसमें सरकारी कर्मचारी हैं, सभी के लिए ड्यूटी टाइम एक ही होता है कि 8 बजे आना है, 9 बजे आना, 10 बजे आना है, जो भी समय होता है सबके लिए समय एक ही होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश वालों को 8 बजे जाना है तो वो 6 बजे सूर्योदय होगा, 2 घंटा उनको टाइम मिल जाएगा तैयार होने के लिए। और यदि गुजरात वालों को भी 8 बजे जाना है तो वहाँ 8 बजे सूर्योदय होगा, तो क्या वो लोग 8 बजे उठ करके चल देंगे? उनको दिक्कत नहीं होगी? तो इस दिक्कत का सामना न करना पड़े इसलिए स्थानीय समय के अनुसार सरकारी विभागों को नहीं चलाया जाता है, बल्कि एक मानक समय माना गया है, स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। उसी के अनुसार पूरे देश के कार्य को संचालित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। वहाँ के समय को देखिए, 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में। इस 2 घंटे के अंतर को कैसे कम किया जाए, इसलिए आपको मैंने देशांतर विस्तार भी बताया हुआ पिछले वीडियो के माध्यम से कि जो भारत का देशांतर विस्तार है वह 68 अंश 7 मिनट से लेकर के और 97 अंश 25 मिनट तक है, विस्तृत है भारत। तो करीब मान चलिए 30 अंश करीब 30 देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं। तो हम 30 देशांतर रेखाओं के बीच में क्या होता है कि 2 घंटे का अंतर होता है। हम इस अंतर को हमें कम करना है, तो एक ऐसी रेखा हम ढूंढेंगे जो भारत के बीचों बीच से जाए। तो भारत के बीचों बीच से अगर उसका औसत 30 का औसत निकालते हैं, मतलब बीचों बीच से देखते हैं, तो ये एक 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि भारत के 5 राज्यों को छूते हुए जाती है। उसी रेखा को हम मानते हैं कि वह जो है भारत की स्टैंडर्ड टाइम है, भारत की मानक समय रेखा है। कई बार प्रश्न भी बनता है कि भारत के मानक समय जो रेखा है कौन सी है, तो वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। ध्यान दीजिए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली दो प्रश्न बनते हैं इसमें कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5, और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न बना सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, तो उसमें से 1 से गुजर रही होगी, 3 से नहीं गुजर रही होगी, या ऐसे कोई 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें 3 से गुजर रही होगी, 1 से नहीं, तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोग जानिएगा केवल 5 ही राज्य से गुजरती है और 5 राज्य उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए भारत में तो लगभग 30 अंश का देशांतरी विस्तार है। तो देशांतरी विस्तार का जो देशांतरी विस्तार होता है किसी भी देश में, उसका जो माध्य होता है, बीचों बीच का होता है, उसको हम मान लेते हैं मानक समय। और बीचों बीच से ना अरुणाचल प्रदेश का मानते हैं ना गुजरात का मानते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश का मानेंगे तो भी दिक्कत है, गुजरात का मानेंगे तो भी दिक्कत है। तो ना वहाँ के स्थानीय समय को मानेंगे सरकारी डिपार्टमेंट के कामकाज के लिए, ना वहाँ के समय को मानेंगे हम बीच के समय को मान लेंगे जो कि पूरे देश के लिए सही होगा। तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, भारत तो केवल 30 अंश देशांतरी विस्तार ही लेता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि 180 अंश या उससे कम थोड़ा सा विस्तृत हैं। जैसे रूस है। रूस एक ऐसा देश है, इतना विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके एक कोने पर अगर दिन होता है तो एक कोने पर रात होता है। आप कल्पना कीजिएगा, करीब 180 अंश या उससे थोड़ा कम देशांतरी विस्तार है। तो आप कल्पना कीजिए करीब 12 घंटे का अंतर हो जाता है, इतना विस्तृत है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा मानक समय रेखाओं वाला देश कौन सा है। तो जिस देश का क्षेत्रफल ज़्यादा है, जो देश ज़्यादा देशांतरी विस्तार लेता है, तो वहाँ पे एक से अधिक भी मानक समय रेखा हो सकती हैं। फिलहाल भारत में एक ही मानक समय रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। रूस में 11 टाइम जोन है, 11 मानक समय हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। अगर उसके बीचों बीच से कोई रेखा हम मान लेंगे तब भी कई घंटे का अंतर होगा। अब भारत में क्या है, 2 घंटे का अंतर होता है गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, तो 2 घंटे का हम माध्य ले लेते हैं। 1 घंटा उतना नॉर्मली चल जाता है। लेकिन यदि एक ही देश में
एक ही टाइम जोन को माना जाए, जैसे रूस है तो करीब 12 घंटे का अंतर है, एक छोर से दूसरे छोर के बीच में करीब 12 घंटे का अंतर होता है। अगर हम बीच का भी मान लेंगे तो करीब 6 घंटे का अंतर होगा। इसलिए बहुत सारे टाइम जोन बनाए गए हैं, वहाँ पे करीब 11 टाइम जोन है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक मानक समय रेखा वाला देश कौन सा है, तो आप बताएंगे फ्रांस। ठीक है, फ्रांस कैसे है? फ्रांस के जो द्वीप हैं वो दुनिया में बहुत सारे अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग देशों के पास फैले हुए हैं, तो इसलिए उस पर उसका कब्जा है। तो इसलिए वह कहता है कि हमारा देशांतरिक विस्तार जो है बहुत अत्यधिक है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा माना गया है। सबसे ज़्यादा मानक समय रेखा जो है फ्रांस में है। फिलहाल जो सबसे बड़ा देश होता है वह रूस है, और फ्रांस उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके जो द्वीप हैं वो अलग अलग महाद्वीपों में फैले हुए हैं, जिन पर कब्जा है उसका, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मानक समय रेखा फ्रांस में है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से वो राज्य हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है। ठीक है, और ये मानक समय माना क्यों जाता है, तो आपको मैं ये सब बता चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं 2 ऐसी रेखाएं हैं जो कितने देशों से गुजरती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको हम देखते हैं, यह ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको, जब मैंने इस क्लास के माध्यम से चर्चा किया हुआ है ग्रीनविच रेखा, 0 अंश की देशांतर रेखा, तो 0 अंश देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से देशों से गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है, उनका ऊपर से लेकर के नीचे तक क्रम क्या होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम क्या है, वो हम देखते हैं। इनसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो चलिए देखते हैं ग्रीनविच रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है। वह आर्कटिक सागर से होते हुए यूरोप महाद्वीप में प्रवेश करती हैं, फिर वहाँ से निकल करके अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है, फिर भूमध्य सागर में प्रवेश करती है, फिर अंटार्कटिका में। तो 2 महाद्वीपों से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रीनविच रेखा 2 महाद्वीपों से गुजरती है, कौन कौन से, यूरोप और अफ्रीका, और टोटल वह 8 देशों से गुजरती है। वो 8 देश ऊपर से नीचे की तरफ जो है उनका क्रम क्या है, मैंने एक सीक्वेंस लगाया हुआ है, वही क्रम है एकदम एग्जैक्ट। तो सबसे पहले वो यूके में प्रवेश करते हैं, फिर फ्रांस में, फिर स्पेन में। तो ये यूरोप के 3 देश हो गए, यूके, फ्रांस, स्पेन, और अफ्रीका की अब 5 देश हैं जिनसे क्रमशः यह गुजरेगी। अल्जीरिया पहले गुजरेगी, फिर माली, फिर बर्किना फासो, फिर टोगो, फिर घाना। अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो, घाना, इन 5 देशों से यह लाइन गुजरती है। तो 5 देश जो है अफ्रीका के और 3 देश जो है यूरोप के, टोटल मिलाकर के 8 देशों से यह रेखा गुजरती है। चलिए इसके आगे और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो रेखा है भूमध्य सागर से भी गुजरती है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है। 0 अंश की यह देशांतर रेखा हो गई। अब चलिए इसके आगे देखते हैं कि हम भूमध्य रेखा कौन से देशों से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। वह 13 देश निम्नवत इस प्रकार से हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 अंश की अक्षांश रेखा टोटल 13 देशों से गुजरती है। एशिया महाद्वीप में 3 देशों से गुजरती है, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती। मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती एशिया के 3 देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक देशों से यह गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश से गुजरती है यह रेखा। तो उसमें साओ टोम है, प्रिंसिपी है, गैबान है, कांगो गणराज्य है, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है। टोटल 7 देश ऐसे हैं, साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और केन्या। ये 7 देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के हैं और इनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और ये क्रम भी ठीक ठाक है। अगर आप पश्चिम से देखें पूर्व की तरफ तो सबसे पहले इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राज़ील। समझ में आया ना? तो 3 देशों से गुजरती है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, और अफ्रीका के 7 देशों से, और यहाँ के 3 देशों से गुजरती है। टोटल मिला के 7, 6, 13, कुल मिला के 13 देशों से गुजरती है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपको जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपकी सहायता हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर हम आपको आगे मिलते हैं। धन्यवाद।